पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी इस महायुद्ध में टकराव लगातार तेज होते जा रहे हैं। मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमलों के बीच कई देशों में हालात तनाव भरे भी हुए हैं। इजराइल, ईरान, लेबनान और खाड़ी के कई इलाकों में लगातार सैन्य कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं ड्रोन हमले हुए हैं, कहीं मिसाइलें दागी गई हैं, तो कहीं एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जैसे जैसे जंग बढ़ रही है वैसे वैसे तेल संकट भी बढ़ रहा है, यानी जंग के 11वें दिन प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है और दुनिया इसका सॉल्यूशन ढूंढ रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अखाड़ा में। ईरान में जारी हलचल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया है। दोनों नेताओं में करीब 1 घंटे की बातचीत हुई है और खुद ट्रंप ने इस बातचीत को बेहद पॉजिटिव बताया और कहा कि पुतिन ने मदद की पेशकश की है। हालांकि उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन रूस की तरफ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो सीधे सीधे मध्यस्थता के संकेत देती हैं। क्रेमलिन के सलाहकार के मुताबिक पुतिन ने जंग समाप्त करने के कई सुझाव दिए और राजनीतिक कूटनीतिक हल पर जोर दिया। पर बात, ट्रंप पुतिन आएंगे साथ। ईरान में प्रॉब्लम, पुतिन निकालेंगे सॉल्यूशन। यूक्रेन का ट्रबल मेकर बनेगा ईरान का पीस मेकर। ईरान से जंग के बीच ट्रंप और पुतिन के बीच में फोन पर बात हुई। इस खबर ने दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच 36 का आंकड़ा है। लेकिन जंग के 11वें दिन खबर आई कि ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर करीब 1 घंटे तक बात हुई, जिसमें यूक्रेन जंग के अलावा पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात पर भी बात हुई। बातचीत के बारे में खुद ट्रंप ने दुनिया को बताया। Very good call with President Putin. We had a lot of people on the line from our side, from his side. We were talking about Ukraine, which is just a never-ending fight, and Look, there's tremendous hatred between President Putin and President Zelensky. They can't seem to get it together. But I think it was a positive call on that subject. And we obviously talked then about the Middle East. And he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk. ट्रंप ने केवल पुतिन से बातचीत के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि एक पत्रकार के सवाल के जवाब में ये भी कह दिया कि ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो सकती है। In Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to soon. Look. ट्रंप ने ये तो कहा कि जंग जल्द खत्म होगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कब और कैसे। यानी एक बार फिर दुनिया को कंफ्यूज कर दिया। वो अलग बात है कि पुतिन से उनकी बातचीत ने उम्मीद की किरण दिखाई, क्योंकि रूस और ईरान के रिश्ते अच्छे हैं, या यूं कहें कि बहुत अच्छे हैं। इसलिए पुतिन मदद कर सकते हैं। इस बारे में रूस की ओर से बयान आया, जिसमें बताया गया कि बातचीत के दौरान पुतिन ने ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए प्रस्ताव रखा। रूस का कहना है कि फोन कॉल अमेरिका की पहल पर हुई। रूसी समाचार एजेंसीज के मुताबिक पुतिन के कूटनीतिक सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया कि ट्रंप और पुतिन की बातचीत लगभग 1 घंटे तक चली। पिछले साल दिसंबर के बाद ट्रंप और पुतिन की ये पहली बातचीत है। दोनों नेताओं के बीच पिछले साल अगस्त में अलास्का में बातचीत हुई थी और एक बार फिर दोनों ने बात की। ट्रंप ने कहा कि जंग जल्द खत्म होगी। पुतिन ने कहा कि वो मध्यस्थता करना चाहते हैं, या यूं कहें कि पुतिन जंग की आग में सुलग रहे पश्चिम एशिया में पीस मेकर बनना चाहते हैं। वो अलग बात है कि पुतिन जो चाहते हैं वो अमेरिका को कबूल होगा या नहीं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री का अमेरिका पर निशाना है। अमेरिका को लगा केवल 2-3 दिन चलेगी जंग। अराक्ची का कहना है लंबी जंग का मतलब अमेरिका फेल हुआ है। अराक्ची अमेरिका दूसरे प्लान तलाश कर रहा है। अराक्ची ने कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने आंख मूंद कर हम पर हमला किया। अमेरिका के पास जंग रोकने का प्लान नहीं है, ऐसा अराक्ची कह रहे हैं।
हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में ही कह दिया था, जिस दिन शुरुआत में आयतुल्लाह अली खोमनी को उड़ा दिया था यूएस इजरायली ताकतों ने तेहरान के बीचों बीच बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराकर, उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि 3 से 4 हफ्ते या 4 से 5 हफ्ते तक ये युद्ध चल सकता है, करीब महीने भर का युद्ध है, लेकिन ये लंबा इराक की तरह नहीं खिंचेगा। वहीं अराक्ची इस बात का जवाब अब तक नहीं दे पाए हैं, ईरान इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि उनकी सारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उनकी पूरी इंटेलिजेंस क्यों ये नहीं भाप पाई कि यूएस और इजरायल इतने बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने सुप्रीम लीडर को क्यों नहीं बचा पाए, इसका जवाब आज तक अराक्ची नहीं दे पाए। वहीं इस बीच खबर भी ये आ रही है कि अमेरिका के लिए जंग काफी खर्चीला साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्योंकि युद्ध में अमेरिका रोज करीब $891 मिलियन खर्च कर रहा है, यानी भारतीय रुपयों में करीब 7,400 करोड़ रुपए, और अगर संघर्ष लंबा चला तो कुल बिल $100 बिलियन यानी भारतीय रुपए में 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकता है, क्योंकि युद्ध के पहले 100 घंटों में ही अमेरिका के $3.7 बिलियन खर्च हो गए, यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। अब यह पैसा कहां खर्च हो रहा है यह भी आपको बताते हैं। करीब $4 बिलियन यानी करीब 36,000 करोड़ रुपए मिसाइल और इंटरसेप्टर हथियारों पर खर्च हुए हैं। एयर ऑपरेशन पर लगभग $30 मिलियन यानी करीब 275 करोड़ रुपए रोज खर्च हो रहे हैं। नौसेना ऑपरेशन पर भी करीब 15 मिलियन यानी कि 137 करोड़ रुपए रोजाना खर्च हो रहे हैं, उसके आसपास का अमाउंट है। इसके अलावा जमीनी ऑपरेशन पर भी करीब 1.6 मिलियन यानी करीब 14 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं हर दिन। यानी अमेरिका का एक दिन का युद्ध खर्च कई छोटे देशों की जीडीपी के बराबर है, और सिर्फ 10 दिनों में खर्च कई अरब डॉलर अब तक पहुंच चुका है। यह खर्चा $10 बिलियन के ऊपर युद्ध का खर्चा हो चुका है। एक और बड़ी खबर है, महायुद्ध के मैदान से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने शाहिद ड्रोन से इराक में यूएस एयरबेस को निशाना बनाया है। उत्तरी इराक में एरबिल शहर में यूएस का बेस मौजूद है, और यहीं पर शाहिद 136 कामेकाजे ड्रोन के जरिए ईरान ने ताबड़तोड़ हमला किया है। यानी कि आप मान लीजिए कि एक ड्रोन की स्ट्रीम वहां पहुंची है। शायद ड्रोन स्वॉर्म में नहीं जाते हैं, एक के पीछे एक लंबी कतार में स्ट्रीम होती है, जो वहां के रक्षा कवच को भेद कर ये सुइसाइड ड्रोन होती हैं, जिनके ऊपर करीब 50 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव होता है। ये दो तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए। शाहिद ड्रोन जो अटैक कर रहे हैं, मैं आपको यही बता रहा था, ये सुइसाइड ड्रोन है। एक बार ये लॉन्च हो गए, इनके अंदर जीपीएस कोऑर्डिनेट जहां पर भी लोड हो गया, ये ड्रोन वापस नहीं आता, वहां जाकर तीर की तरह जाकर वहीं पर गिर जाता है और फूट जाता है। इसके ऊपर करीब 50 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव होता है, और इसको जैसा आप देख रहे हैं ये दिन में रात में कभी भी ट्रैवल कर सकता है, और करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, और काफी लंबी दूरी तय भी कर सकता है ये शाहिद ड्रोन। और एक के पीछे एक ही ट्यूब से, एक मोबाइल ट्रक से, अगर आप ट्रक का कंटेनर जितना कंटेनर ट्रक होता है उसके पीछे के लॉन्चिंग एरिया से एक ट्यूब में से करीब 6 ड्रोन एक साथ आते हैं, और एक के पीछे एक जाते हैं, तो तीर की तरह एक स्ट्रीम बनाकर वो जाकर के जहां पर उनका कोऑर्डिनेट फीड होता है वहीं पर जाकर गिरते हैं। यानी एक साथ 6 ड्रोन, 300 किलोग्राम की मारक शक्ति। ये शाहिद 136 ड्रोन है, जिसका तोड़ अभी तक यूएस इजराइल ठीक से निकाल नहीं पाए, और इसीलिए जेलेंस्की को उन्होंने गुहार लगाई है। और ईरान के शाहिद ड्रोन ने अमेरिका की नींद हराम कर दी है। ड्रोन तकनीक के मामले में अमेरिका दुनिया के टॉप देशों में आता है, लेकिन युद्ध के मैदान में उसका सामना ईरानी ड्रोन शाहिद से हो रहा है। हालांकि अमेरिका खुद भी दुनिया का सबसे उन्नत ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन बनाता है, लेकिन मौजूदा युद्ध में शाहिद सबके छक्के छुड़ा रहा है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव ड्रोन है। रीपर ड्रोन बहुत महंगा ड्रोन है। शाहिद ड्रोन की कीमत $20,000 से कम है पर ड्रोन।
लेकिन वो जो नुकसान कर रहा है उससे 10 गुना ज्यादा का नुकसान कर रहा है। रीपर के मुकाबले शाहिद ड्रोन की तुलना करें तो लगातार उड़ान के मामले में रीपर ड्रोन शाहिद के मुकाबले थोड़ी पीछे है। रफ्तार के मामले में भी शाहिद ड्रोन अमेरिकी रीपर से आगे है। हथियार ले जाने की क्षमता में भी रीपर का कोई मुकाबला नहीं है। और रेंज की बात करें तो शाहिद की रेंज 60,000 किलोमीटर है, जबकि रीपर का डेटा इस बारे में सार्वजनिक नहीं किया गया है। शाहिद को सबसे ज्यादा कामयाब बनाता है उसकी लागत। दावा किया जाता है कि एक शाहिद ड्रोन बनाने में महज $20,000 खर्च आता है, जबकि इसके मुकाबले MQ-9 रीपर को बनाने में $30 मिलियन प्रति यूनिट का खर्च आता है। तो आप कंपैरिजन देखिए। रात के अंधेरे में आसमान में हाहाकार ने इराक के इरबिल में लोगों को डरा दिया। वहां इरबिल में इराक की वायुसेना ने एक के बाद एक कई ड्रोन्स हवा में उड़ाए, जिसकी वजह से आसमान में एक लड़ी सी बन गई। लगातार धमाकों की आवाज आई, जिससे इराक का इरबिल प्रांत थर्रा गया। ईरान की सेना ने इरबिल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमला किया, जिसका इराक की वायुसेना ने जवाब दिया। हवा में ही जंग शुरू हो गई। वहां रात भर लोगों की नींद उड़ी रही, क्योंकि आसमान में बम फूट रहे थे, धमाके हो रहे थे, मिसाइल से मिसाइल और ड्रोन से ड्रोन टकरा रहे थे, जिसे दूर से देखकर लगा कि आतिशबाजी हो रही है, लेकिन असल में ये पश्चिम एशिया में फैलती जंग की आग थी। इरबिल इराक के कुर्दिस्तान प्रांत की राजधानी है। इस इलाके को कुर्द समुदाय का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 93% आबादी कुर्द समुदाय की है। यानी ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह करने के नाम पर इरबिल पर हमला तो कर दिया, लेकिन ये हमला उसके लिए वॉर का एक नया फ्रंट खोल सकता है, क्योंकि इरबिल पर हमले का सीधा मतलब हुआ कुर्द समुदाय के लोगों से लड़ना। और मौजूदा हालात में ईरान को ये दुश्मनी भारी पड़ सकती है, क्योंकि पहले ही खबर आ चुकी है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध में कुर्द समुदाय को अपना ट्रंप कार्ड बनाने के मूड में है। यानी वो ईरान की दुखती रग पर हाथ रखने की तैयारी में है, क्योंकि इरबिल पर हमले से केवल इराक का नहीं बल्कि ईरान में रहने वाला कुर्द समुदाय भी भड़क सकता है, क्योंकि ईरान के कुर्द क्षेत्र समय समय पर सरकार विरोधी आंदोलनों का केंद्र बने रहे हैं। 2022 में जिस महसा अमीनी की मौत पर ईरान में भयंकर प्रदर्शन हुए थे, वो भी कुर्द समुदाय की ही थी।